अब देखिएगा, कल जो आपको क्वेश्चन कराए गए थे उन क्वेश्चंस में एक फंक्शन था और दो कंडीशन थी, और फंक्शन के लिए आपको डिस्कस करना था मैक्सिमा और मिनिमा। आज के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का मेथड तो वही है, लेकिन उन क्वेश्चंस को हम लैग्रेंज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर भी यूज़ करेंगे। आज एक फंक्शन होगा और एक कंडीशन होगी, एक फंक्शन और एक कंडीशन। तो जैसे लास्ट वीडियो में हम लैम्डा 1 लैम्डा 2 दो अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर ले रहे थे, आज दो मल्टीप्लायर की जगह सिर्फ एक मल्टीप्लायर लिया जाएगा, ओनली लैम्डा। तो प्रोसीजर ऐसा का ऐसे ही रहेगा, लेकिन उसके बाद हम पीछे वाली एक्सरसाइज में वापस चले जाएंगे। तो अब हमारे पास तीन वेरिएबल चल रहे होंगे, एक्स वाई जेड। तो अब जो पीछे वाला मेथड था RST वाला, दो वेरिएबल वाले मेथड में जाएंगे। तो जैसे एक्स वाई जेड हमारे पास वेरिएबल चल रहा है, तो उसमें से हम क्या मान करके चलेंगे कि एक्स और वाई जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जेड जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमें अधिकार मिल जाएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स का और डेल जेड अपॉन डेल वाई का अधिकार मिल जाएगा। ठीक है, अब नया वाला मेथड देखते हैं। अब नेक्स्ट मेथड में देखते हैं आज की मेथड। अब जितने ये अब जो सिखाया जा रहा है ये सबसे लास्ट टाइप मेथड है, ये है एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में है फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स टू दी पावर पी, वाई टू दी पावर क्यू और जेड टू दी पावर आर। ये है फंक्शन को मान लीजिएगा लेट u इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर पी, वाई टू दी पावर क्यू, जेड टू दी पावर आर, सब्जेक्ट टू द कंडीशन। द कंडीशन इज ax plus by plus cz is equal to p plus q plus r। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। जिस मेथड से बुक में क्वेश्चन कर रखा है मैं उस मेथड से नहीं करा रहा हूँ, मैं चेंज मेथड से करा रहा हूँ। तो अब एक फंक्शन और एक कंडीशन का अगर कोई क्वेश्चन मिलता है तो जितने भी क्वेश्चन होंगे वो उसी मेथड से होंगे जिस मेथड से आपको मैं कराने जा रहा हूँ। अब ये है हमारा, आप देखिएगा सबसे पहले हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए बेहतर रहेगा कि हम लॉग ले लें। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, log u इक्वल टू p log x प्लस q log y प्लस r log z। अब आपका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशिएशन du अपॉन q, dp अपॉन x dx, q अपॉन y, dy, r अपॉन z dz। फिर पहला स्टेप, फर्स्ट डेरिवेटिव मैक्सिमम मिनिमा के लिए 0 होना चाहिए और मैक्सिमा और मिनिमा du इक्वल टू 0। यहाँ से आपको मिलता है p अपॉन x dx प्लस q अपॉन y dy प्लस r अपॉन z dz इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाती है। फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 डाल दिया है, मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन अप्लाई हो गई है। अब कंडीशन को लेकर के आइए, फिर लैम्डा लेकर के आते हैं। डिफरेंशिएशन इक्वेशन 2 adx प्लस b dy प्लस c dz इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। अब लैग्रेंज मेथड लगाने वाले हैं हम अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर का। फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो तो ऐसा कैसे ही रहेगा, लेकिन दूसरे वाले में लैम्डा मल्टीप्लाई डाल देंगे। इक्वेशन 3 प्लस लैम्डा इंटू इक्वेशन 4, तो ये हो जाएगा p अपॉन एक्स प्लस a अपॉन लैम्डा dx, q अपॉन y प्लस d अपॉन लैम्डा dy प्लस r अपॉन z प्लस c लैम्डा dz इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप लगाइएगा, dx dy dz के कोफिशिएंट की इक्वेट कर लीजिएगा। इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ dx dy dz, तो p अपॉन x प्लस ax इक्वल टू 0, q
क्यू अपॉन वाई प्लस बी लैम्डा इज इक्वल टू 0, यहाँ भी लैम्डा है, और आर अपॉन जेड प्लस सी लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपकी वैल्यू आ चुकी है, यहाँ से एक्स वाई जेड निकाल दीजिएगा। एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का पी अपॉन ए लैम्डा, वाई इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन बी लैम्डा, और जेड इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन सी लैम्डा। इक्वेशन नंबर 5। यहाँ से आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यू आ चुकी है, इसे कंडीशन में डालिएगा। पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 में डाल दीजिएगा। देख लीजिएगा वहां पर ए एक्स पड़ा हुआ है, तो ए से तो ए कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस के 1 अपॉन लैम्डा कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर। अब पी प्लस क्यू प्लस आर जो है आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा -1। अब देखिएगा अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर आ चुका है। पुट इन इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 में रख दीजिएगा। लैम्डा की वैल्यू -1 रख रहे हैं आप, एक्स इज इक्वल टू पी अपॉन ए, वाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी, जेड इज इक्वल टू आर अपॉन सी। एक्स आ चुका है आपके पास, वाई आ चुका है, और जेड आ चुका है। अब ये कंडीशन आ गई है जिस पर आपको या तो मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा, है ना। तो अब यहाँ पर जो है, यहाँ वैल्यू निकल करके आती है। जब एक फंक्शन रे कंडीशन होता है तो यहाँ पर वैल्यू निकल करके आती है, तो मैं एक्स वाई जेड की जब वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में ले जा करके रखूँगा तो मुझे यू की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। लेकिन मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि वो जो है मैक्सिमम है या मिनिमम है। अब लास्ट मेथड में चलते हैं जिसमें हम आर एस टी निकालते थे, लेकिन वो जो मेथड था वो मेथड तब अप्लाई होता है जब 2 वेरिएबल होते हैं, है ना। वो मेथड तब अप्लाई होता है जब 2 वेरिएबल होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है 3 वेरिएबल है, तो पहले मुझे 2 वेरिएबल के क्वेश्चन को 3 वेरिएबल के क्वेश्चन में बदलना पड़ेगा। अब ऐसे मान लेते हैं हम, लेट एक्स कॉमा वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब x कॉमा वाई को हमने क्या मान लिया है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लिया है। तो यानी कि x और y इंडिपेंडेंट है, लेकिन z जो है इन पर डिपेंड करता है। तो आप डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकाल सकते हैं, डेल जेड अपॉन डेल वाई निकाल सकते हैं। अब ये आ जाइएगा, अब मैं इनकी वैल्यू निकालने वाला हूँ कंडीशन से, बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से आ जाइएगा, इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करिएगा, a प्लस, अब y का नहीं करेंगे, सी डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0, फिर वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बी प्लस सी डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस का ए अपॉन सी आ जाएगा, और डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू माइनस का बी अपॉन सी आ जाएगी। अब यहाँ पर जेड को मैंने फंक्शन बना लिया है एक्स और वाई का, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स का अधिकार भी मुझे मिल गया, डेल जेड अपॉन डेल वाई का अधिकार भी मिल गया। तो यानी कि जेड अब मैं मान करके चल रहा हूँ कि डिपेंड करता है एक्स पर और वाई पर। अब यहाँ पर चलिएगा, अब जिस तरह से लास्ट एक्सरसाइज में चलते थे उसी तरह से चल रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 से आ जाइएगा, बाई इक्वेशन 1 लॉग भी ले लेता हूँ, लॉग यू इक्वल टू पी लॉग एक्स प्लस क्यू लॉग वाई प्लस आर लॉग जेड। अब फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव की तैयारी करिएगा। ये मेथड सिंपल होता है लेकिन थोड़ा सा लेंथ ले लेता है, क्योंकि आधा क्वेश्चन तो बाद वाली एक्सरसाइज से हो रहा है और आधा क्वेश्चन जो है वो पहली वाली एक्सरसाइज से हो रहा है। ये है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वाई पार्शियली। पहले x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 अपॉन यू हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, p अपॉन एक्स हो जाएगा, प्लस r अपॉन जेड हो जाएगा, और डेल जेड अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। अब ये मत बोलना कि जेड का x के रेस्पेक्ट में भी होगा, है ना। अब डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आपके पास है यहाँ से, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आपके पास है यहाँ, तो यहाँ से हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू यू इधर आ जाएगा, और p अपॉन एक्स हो जाएगा, डेल अपॉन डेल जेड की वैल्यू आप माइनस का a अपॉन सी रख देंगे, तो माइनस ए आर
अपॉन सी जेड। ये आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स आ चुका है। अब यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट मार देते हैं, क्योंकि जब हम पीछे वाला मेथड कर रहे थे तो मैं आर भी चाहिए था, एस भी चाहिए था, टी भी चाहिए था, लेकिन आर टी माइनस एस स्क्वायर जो है ग्रेटर देन जीरो वाली कंडीशन यहाँ चेक नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है। एक अकेली आर की वैल्यू से ही काम कर लिया करेंगे। तो यानी कि मैं विद रेस्पेक्ट टू वाई हटा देता हूँ, फिर दोबारा करते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली। तो ये हो जाता है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यू का हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, और p अपॉन एक्स माइनस ए आर अपॉन सी जेड। और जब हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो प्लस यू ऐसा कैसे रहेगा, माइनस के p अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए आर अपॉन सी जेड स्क्वायर हो जाएगा, और जेड का करेंगे हम डेल जेड अपॉन डेल एक्स। बस ये ध्यान रखना है, जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में भी होगा और वाई के रेस्पेक्ट में भी होगा। अब डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आपके पास पड़ी हुई है माइनस का ए अपॉन सी, तो यहाँ से हो जाता है हमारा डेल यू अपॉन डेल एक्स पी अपॉन एक्स माइनस ए आर अपॉन सी जेड प्लस यू माइनस पी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आर अपॉन सी स्क्वायर जेड। ये वैल्यू आप रख देते हैं। अब यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन जो है आपको पता है, मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन आपको पता है। अब यहाँ u की वैल्यू हो जाती है एट x इक्वल टू p अपॉन ए, y इक्वल टू q अपॉन b, और z इक्वल टू r अपॉन c। z इक्वल टू जो r अपॉन c रखेंगे, अब देखिएगा यहाँ पर x की वैल्यू p अपॉन ए रखेंगे तो ये कट जाएगा, z की वैल्यू r अपॉन c रखेंगे तो a से a कैंसिल होकर के ये जीरो में चला जाएगा, तो ये हो गया स्मॉल r डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बाहर u है और माइनस का p अपॉन एक्स स्क्वायर रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर अपॉन p हो जाएगा, माइनस का a स्क्वायर अपॉन p हो जाएगा। और आगे की वैल्यू देख लीजिएगा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और जेड की वैल्यू हम आर अपॉन सी रख रहे हैं तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, और एक सी से सी कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी। अब माइनस बाहर आ जाएगा, पूरी टर्म निगेटिव है, तो ये हो गया है निगेटिव लेस देन जीरो। ये निगेटिव आ चुका है लेस देन जीरो। अब इन वाले क्वेश्चन में हम आर टी माइनस एस स्क्वायर चेक नहीं करेंगे, आर टी माइनस एस स्क्वायर चेक नहीं करेंगे, आर इज इक्वल टू निगेटिव आ चुका है। दिस इज कंडीशन ऑफ मैक्सिमा बाय इक्वेशन 1। maximum value is given by u इक्वल टू एक्स वाई जेड की वैल्यू आपके पास है जिस पर आपको मैक्सिमम मिल चुका है। अब u की वैल्यू में डाल दीजिएगा p अपॉन a टू दी पावर p, q अपॉन b टू दी पावर q, और r अपॉन c टू द पावर r, और ये आपका आंसर जो है तैयार हो जाता है। तो जब एक फंक्शन होगा और एक कंडीशन होगी तो आपको क्वेश्चन इस मेथड से करने हैं। आधा क्वेश्चन तो अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर से चल जाएगा लैम्डा के लिए, है ना। उसके बाद एक कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेकर के सिर्फ आर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू को प्रूव कर देना है कि वो पॉजिटिव आएगी या निगेटिव आएगी। उसके बाद क्वेश्चन जो है आपका आसानी से हो जाएगा। थोड़ी सी लेंथ इसमें है, लेकिन फिर भी जो है ये तरीका जो है उससे आसान होता है। ऐसी एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 बुक वाली विधि से आप नहीं करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 में x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u इज इक्वल टू x टू दी पावर m, y टू दी पावर n और z टू दी पावर p है। ये इक्वेशन 1 हो गई, और कंडीशन है आपकी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए, इक्वेशन नंबर 2।
डू एज एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल नंबर 2 की नकल मान लीजिएगा, बल्कि उससे छोटा ही बैठेगा, तो उसमें तो राइट हैंड साइड में P+Q+R चल रहा था, इसमें राइट हैंड साइड में A चलेगा। तो एग्जाम्पल नंबर 3 को आप बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 2 के मेथड से ही सॉल्व करेंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम्पल नंबर 3 के बाद एग्जाम्पल नंबर 4 आता है। एग्जाम्पल नंबर 4 में है इन ए प्लेन ट्राइंगल फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u इक्वल टू है cos A cos B cos C। ये कंडीशन है u इक्वल टू cos A cos B cos C। सॉरी, आपका ये फंक्शन है और यहाँ पर दिया गया है कि इन द प्लेन ट्राइंगल, यानी कि ABC जो होने चाहिए वो प्लेन के एंगल आपके पास होने चाहिए। अब प्लेन के ट्राइंगल के एंगल होने चाहिए। ट्राइंगल के एंगल का हमें पता होता है कि सब जो है वो 180 डिग्री होता है, ये हमें पहले से ही पता होता है। अब ये है इक्वेशन नंबर 1, सिंस A, B, C आर एंगल ऑफ ट्राइंगल सो A + B + C = पाई। इक्वेशन नंबर 2, ये आपकी कंडीशन आ चुकी है। इक्वेशन नंबर 1 से आ जाइएगा। बाई इक्वेशन 1 लॉग ले लेते हैं, log u इक्वल टू log cos A प्लस log cos B प्लस log cos C। इक्वेशन नंबर 3 डिफरेंशिएट कर देते हैं, du/u और ये हो जाएगा -10A dA -10B dB -10C dC। और मैक्सिमा और मिनिमा du इक्वल टू 0 माइनस हटा दीजिएगा, 10A dA प्लस 10B dB प्लस 10C dC इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4, फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप कर चुके हैं, आप कंडीशन लेकर के आइएगा। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 dA प्लस dB प्लस dC इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 5, कंडीशन का भी डिफरेंशिएशन आपने कर दिया है। अब अनडिटरमाइंड मल्टीप्लाई लैम्डा लाइएगा, इक्वेशन 4 प्लस लैम्डा इंटू इक्वेशन 5, तो 10A प्लस लैम्डा dA 10B प्लस लैम्डा dB प्लस 10C प्लस लैम्डा dC इक्वल टू 0। कोफिशिएंट की कंपेयर कर लीजिएगा, इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ dA, dB, dC, यहाँ से उठाइएगा 10A इक्वल टू माइनस लैम्डा, 10B इक्वल टू माइनस लैम्डा, 10C इक्वल टू माइनस लैम्डा। 10A 10B 10C जो है तीनों की वैल्यू माइनस का लैम्डा आ चुकी है, और ये ध्यान रखिएगा आप ट्राइंगल में है। अब माइनस लैम्डा को हम इक्वेट कर लेते हैं, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 10A इक्वल टू 10B इक्वल टू 10C। इसको इम्प्लाइज A इक्वल टू B इक्वल टू C, तीनों एंगल इक्वल हैं और आप ट्राइंगल में है, तो π/3 हो जाएगा। तीनों कोण बराबर है और आप ट्राइंगल में है, तो जरूरी है कि तीनों कोण का मान 60 डिग्री होना चाहिए, जिससे कि सम जो है वो 180 डिग्री हो जाए। तो मैक्सिमम मैंने कंडीशन आपके पास आ चुकी है। अब आपको ये पता लग जाएगा कि आपको या तो इस पर मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा, है ना। तो मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा। अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू लेने के लिए आप जो है थोड़ा सा क्वेश्चन आप पीछे वाले मेथड में चलते हैं। आप मान लेते हैं लेट A, B आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। अब कंडीशन से आ जाइएगा इक्वेशन नंबर 2 से। अब सी का आप ए के रेस्पेक्ट में पार्शियली कर सकते हैं तो माइनस का वन आएगा, बी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो अभी माइनस का वन आएगा। तो बाई इक्वेशन 2 डेल सी अपॉन डेल ए करेंगे माइनस का वन आएगा, डेल सी अपॉन डेल बी करेंगे माइनस का वन आ जाएगा। अब लास्ट वाली एक्सरसाइज में चलते हैं, आरएसटी वाली एक्सरसाइज में। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2
विद रेस्पेक्ट टू ए पार्शली। तो 1/u डेल यू अपॉन डेल ए माइनस का tan a माइनस का tan c और डेल सी अपॉन डेल ए। डेल सी अपॉन डेल ए की वैल्यू आप माइनस का 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan c माइनस का tan a। r की वैल्यू हमारी tan c माइनस का tan a आ चुकी है। tan c माइनस tan a आ चुकी है। 1/u हमारे पास आ चुका है ना। अब यहाँ से डेल यू अपॉन डेल ए आ गया है। अब एक बार इसका डिफरेंशिएशन जो है पार्शियली और कर देते हैं। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू ए पार्शियली। तो माइनस का 1/u स्क्वायर हो जाएगा और डेल यू अपॉन डेल ए का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1/u हो जाएगा और डेल टू यू अपॉन डेल ए स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? ए के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो tan c की वैल्यू हो जाएगी sec स्क्वायर c और डेल c अपॉन डेल ए भी आएगा, डेल c अपॉन डेल ए और माइनस का sec स्क्वायर a। इसकी वैल्यू माइनस का 1 हो जाएगी, माइनस का sec स्क्वायर c माइनस sec स्क्वायर a। ये वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा एट x इजिकल टू एट a इजिकल टू b इजिकल टू c इजिकल टू π/3। अब a b c इजिकल टू π/3 है। यहाँ देखिएगा डेल यू अपॉन डेल ए पड़ा हुआ है तो डेल यू अपॉन डेल ए की फर्स्ट डेरिवेटिव है और मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन होती है कि फर्स्ट डेरिवेटिव चाहे कंप्लीट डेरिवेटिव हो या पार्शियल डेरिवेटिव हो हमेशा 0 होता है। तो देखिएगा यहाँ पर π/3 से दोनों 0 में चले जाएंगे तो ये पूरा पद आप हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1/u डेल टू यू अपॉन डेल ए स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस का sec स्क्वायर c है तो यहाँ पर बन जाएगा आपका ये π/3 एंगल है तो cos 60 हो गई और cos 60 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4 तो स्मॉल r डेल टू यू अपॉन डेल ए स्क्वायर इक्वल टू -8 लेस देन 0 which is condition of मैक्सिमा। ये आपकी मैक्सिमा की कंडीशन आ गई है और s और t निकालने की जरूरत नहीं है, इतने से ही आप काम चला लीजिएगा क्योंकि फिर आपको बहुत लेंथ लेनी पड़ेगी। तो बाई इक्वेशन 1 मैक्सिमम वैल्यू इज गिवन बाई और u इक्वल टू cos a है, cos b है और cos c है। 1/2 1/2 1/2 तो ये हो जाएगा 1/2 1/2 1/2 इज इक्वल टू 1/8। यहाँ से आपका 1/8 जो है आंसर आ चुका है। ये एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल नंबर 5 डू एस एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 5 में डिस्कस द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ u इक्वल टू sin x sin y sin z है वेयर x y z आर द एंगल ऑफ ट्रायंगल। बस क्या होगा cos की जगह क्या दे रखा है sin है ना, तो tan और cot आपस में चेंज हो जाएंगे, बस इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर जो है ऐसा का ऐसे ही रहेगा और एंगल फिर भी π/3 आ जाएंगे और इसमें आप बुक से हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। बुक में r भी निकाल रखा है, s भी निकाल रखा है, t भी निकाल रखा है। अगर अब देखिएगा मैंने यहाँ पर r निकाला है। अगर आपको लगता है क्वेश्चन की लेंथ, जैसे मान लीजिएगा क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है और आपको लगता है कि लेंथ छोटी हो रही है तो r के बाद s भी निकाल दीजिएगा, t भी निकाल दीजिएगा, वरना इतने से ही काम चला लीजिएगा क्योंकि कंडीशन तो सिर्फ एक ही आई है। तो होता क्या है जब कंडीशन ढेर सारी आ जाती है तो उसमें केस बन जाता है कि भाई कौन सा मैक्सिमा देगा या कौन सा मिनिमा देगा, है ना। लेकिन ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं उनमें एक से ज़्यादा आंसर नहीं आते हैं। तो
तो जो वैल्यू होगी या तो वो मैक्सिमा दे रही होगी या मिनिमा दे रही होगी। तो अकेली आर की वैल्यू से ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि आर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वैल्यू मिनिमम है, और आर अगर नेगेटिव आ रहा है तो वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है। तो इसमें आर टी माइनस एस स्क्वायर की आप निकाल भी सकते हैं। कुछ राइटर जो है आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालते हैं, और कुछ राइटर जो है वो आर टी माइनस एस स्क्वायर नहीं निकालते हैं, सिर्फ वो आर से ही काम चला लेते हैं। ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 6 पहले ही हो चुका था, एग्जाम्पल नंबर 7 भी पहले ही हो चुका था। एग्जाम्पल नंबर 8 में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 8 में है प्रूव दैट फॉर ऑल रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड ऑफ द सेम वॉल्यूम, यानी कि जितने भी पैरेललोपाइड होंगे जिनका वॉल्यूम सेम होगा, वॉल्यूम क्या होगा सेम, यानी कि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। द क्यूब हैज़ द लीस्ट सरफेस, उसमें से जो क्यूब होगा यानी कि जो घन बनेगा उसकी जो सरफेस होगी वो सबसे छोटी होगी, यानी कि कंडीशन में वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है। अब रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड की साइड जो है एक्स वाई जेड मान लीजिएगा, तो वॉल्यूम एक्स वाई जेड हो जाएगा। और सरफेस एरिया में 2xy प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स हो जाएगा, है ना। अब आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत हमारी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, ये भी होमवर्क में चला जाएगा। इसी क्वेश्चन में 3 डायमेंशन है, अगर पैरेललोपाइड की जगह मैं रेक्टेंगल कर दूं, है ना, तो क्वेश्चन 12th में चला जाएगा। तो यानी कि इस समय जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उन क्वेश्चंस में और 12th वाले क्वेश्चन में सिर्फ ये फ़र्क है, जो 12th वाले बच्चे क्वेश्चंस करते हैं वो 2 डायमेंशन में कर रहे होते हैं, और हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो 3 डायमेंशन में कर रहे हैं। ठीक है, वो करते हैं तो इस इक्वेशन का उनका आंसर स्क्वायर आता, और हमारा स्क्वायर है 3 डायमेंशन में है, तो हमारा आंसर जो है क्यूब बन जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 8 होमवर्क में चला जाएगा, और एग्जाम्पल नंबर 9 देखिएगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्सॉइड whose equation is x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपकी कंडीशन है, ये आपकी कंडीशन है। एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड है, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड के अंदर आपको एक आपके पास इलिप्सॉइड है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। उस इलिप्सॉइड के अंदर आपको एक बड़े से बड़ा पैरेललोपाइड बनाना है। तो ऐसे मान लीजिएगा पैरेललोपाइड के जो सिरे होंगे, पैरेललोपाइड के जो सिरे होंगे, जो 8 के 8 वर्टिसेस होंगे वो हमारे इलिप्सॉइड पर पड़ रहे होंगे, है ना। तो किसी पॉइंट को अगर कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड ले लेते हैं तो पैरेललोपाइड एक्स की पॉजिटिव नेगेटिव, वाई की नेगेटिव पॉजिटिव और जेड की नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन में भी होता है। तो ऐसे है ना, तो उसका जो वॉल्यूम होगा, जो साइड बैठेगी वो 2x बैठेगी, क्योंकि x तो पॉजिटिव में जाना है और x नेगेटिव में जाना है, तो 2x हो जाएगा, उसी तरह से y हो जाएगा और उसी तरह से z हो जाएगा। यानी कि आप इस एग्जाम्पल में जो वॉल्यूम लेंगे तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 2x इंटू 2y इंटू 2z होगा, और ये तो आपका फंक्शन हो जाएगा, कंडीशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो फंक्शन आपको मिल चुका है 8xyz, और कंडीशन आपको मिल चुकी है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल उसी तरह से हमारा हो जाता है जैसे कि हम पीछे वाले क्वेश्चन कर रहे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी एग्जाम्पल नंबर 10 है, डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट क्वाड्रिलेटरल, बड़े से बड़ा क्वाड्रिलेटरल बताना है, which can be formed with the 4 given sides alpha, beta, gamma, delta taken in this order। एक क्वाड्रिलेटरल बताना है जिसकी चारों साइड जो है वो फिक्स है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, और इसी ऑर्डर में इसे बनाना है। यानी कि 4 साइड अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा क्वाड्रिलेटरल की फिक्स दे रखी हैं, और आपको बताना है कि बड़े से बड़ा क्वाड्रिलेटरल अगर बनेगा तो वो किस तरह से बनेगा। अब ये देख लीजिएगा, क्वाड्रिलेटरल लेना है, यही डायग्राम में ले लेता हूँ। ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, क्वाड्रिलेटरल ले लिया। ये साइड्स हो गई अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। ये अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा साइड्स हो चुकी हैं। अब क्वाड्रिलेटरल का अगर मुझे एरिया निकालना होगा तो मुझे 2 ट्रायंगल का जो है एरिया को सम करना होगा। अब ये मान लेते हैं
ये एंगल आप x मान लेते हैं और ये एंगल y मान लेते हैं। अब यहाँ से x और y हो चुका है यहाँ पर। अब ये क्वाड्रिलेटर में एक डायगोनल लेता हूँ मैं AC। अब मेरे जो क्वेश्चन चल रहे हैं उनमें एक तो फंक्शन चल रहा है ना, तो फंक्शन जो हो गया क्वाड्रिलेटर अगर लार्जेस्ट है तो उसका जो एरिया है वो बड़े से बड़ा होना चाहिए, है ना। और ध्यान रखना अल्फा बीटा गामा डेल्टा गिवन है, जो चीज़ गिवन होती है क्वेश्चन में वो हमेशा कांस्टेंट की तरह से ट्रीट होती है। एक्स और वाई मैंने माने हैं तो दो वेरिएबल हो गए, तो यानी कि इस समय मेरे दो ही वेरिएबल चल रहे हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये पीछे वाली एक्सरसाइज का हो गया, है ना। अब इसमें तीन वेरिएबल नहीं है, अब इसमें दो वेरिएबल है। अब ये हो जाता है द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। दोनों ट्रायंगल के एरिया का सम कर रहे हैं। अब इस तरह से 12 का फार्मूला लगा रहे हैं हम। जैसे सपोज कर लीजिएगा ये A है, B है और ये थीटा है। 11th क्लास का फार्मूला है तो इसका एरिया 1/2 AB और साइन थीटा होगा, बीच के एंगल का साइन। अब ये फार्मूला दोनों ट्रायंगल में आप लगा दीजिएगा तो A इक्वल टू अल्फा बीटा, और यहाँ एंगल ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ बुक में उल्टे ले रखे हैं उसने, मैं सॉरी इधर के इसके ये वैल्यू ले लेता हूँ 1/2, यहाँ से आ जाएगा अल्फा बीटा साइन एक्स प्लस डेल्टा गामा साइन वाई, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से जो है हमारे पास एंगल जो है वो आ चुके हैं, है ना। अब यहाँ से एंगल हमारे पास आ चुके हैं। अब ये दो वेरिएबल का क्वेश्चन हमारे पास है। अब दो वेरिएबल का क्वेश्चन हमारे पास है, अल्फा बीटा साइन एक्स आ चुका है प्लस अल्फा बीटा जो है वो साइन वाई हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को पीछे वाली एक्सरसाइज में ले जाइएगा, लेकिन हाँ एक चीज और है, पीछे वाले चैप्टर में आपको सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के साथ कंडीशन भी और है ना। तो कंडीशन और है तो आप ये देखिएगा जो AC वाली साइड है, AC वाली साइड है वो दोनों तरफ से आपकी कॉमन आ जाएगी। AC वाली साइड जो है वो दोनों तरफ से आपकी कॉमन आ जाएगी। तो कोस अब मैं कंडीशन लेने जा रहा हूँ, यूज कोसाइन रूल इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। दोनों ट्रायंगल में जाकर के जो है आप कोसाइन रूल लगा दीजिएगा। यहाँ से देख लीजिएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर आ जाएगा प्लस का बीटा स्क्वायर आ जाएगा -2 अल्फा बीटा कॉस एक्स हो जाएगा। और दूसरे वाले ट्रायंगल में भी जब हम जाएंगे तो AC स्क्वायर इक्वल टू गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर -2 गामा डेल्टा कॉस वाई। अब दोनों वैल्यू AC स्क्वायर की है, दोनों वैल्यू AC स्क्वायर की है तो इन्हें बराबर रख दीजिएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा कॉस एक्स इक्वल टू गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर -2 गामा डेल्टा कॉस वाई। इन सबको इधर ले जाइएगा, 2 अल्फा बीटा कॉस एक्स -2 गामा डेल्टा कॉस वाई इक्वल टू ही कर लेता हूँ। ये इधर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का गामा स्क्वायर माइनस का डेल्टा स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है वो तो आपका फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा। जो इक्वेशन नंबर 1 है वो आपका फंक्शन है और जो इक्वेशन नंबर 2 है वो आपकी कंडीशन है। अब इक्वेशन नंबर 1 से आ जाइएगा, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 dA इक्वल 1/2 अल्फा बीटा cos x dx प्लस गामा डेल्टा cos y dy और मैक्सिमा और मिनिमा dA इक्वल टू 0। तो ये 0 में चला जाएगा, अल्फा बीटा cos x dx प्लस गामा डेल्टा cos y dy इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 हो गई है। अब 2 से आ जाइएगा, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर cos माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, माइनस हटा देता हूँ
और 2 भी हटा देता हूँ, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा हो जाएगा और साइन एक्स माइनस गामा डेल्टा साइन वाई डी वाई इक्वल टू, यहाँ डी एक्स छूट गया है। इक्वेशन नंबर 4। अब एक तो आपका फंक्शन के डिफरेंशिएशन करके आ गया है ना, और एक आपका फंक्शन और उसका कंडीशन का डिफरेंशिएशन करके आ जाएगा। लैम्डा लीजिएगा इक्वेशन 3 प्लस लैम्डा इंटू इक्वेशन 4, तो अल्फा बीटा और ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस लैम्डा साइन एक्स डी एक्स प्लस गामा डेल्टा कॉस वाई माइनस का लैम्डा साइन वाई डी वाई इक्वल टू 0। अब अपना अगला काम करिएगा कोफिशिएंट का, इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ dx कॉमा dy, dx से dy के कोफिशिएंट उठा लीजिएगा। cos x प्लस लैम्डा साइन एक्स इक्वल टू 0, cos x माइनस लैम्डा साइन वाई इक्वल टू कॉस वाई। तो यहाँ से हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू माइनस का कॉट एक्स और यहाँ से लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा कॉट वाई इज टू इम्प्लाइज कॉट एक्स माइनस का कॉट वाई। यहाँ से कॉट एक्स इक्वल टू माइनस का कॉट वाई हो चुका है। अब माइनस एंगल पे तो माइनस हो नहीं सकता है, तो आप इसे इस तरह से लिखिएगा, इस टू इम्प्लाइज कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉट पाई माइनस वाई, इज टू इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस वाई, इज टू इम्प्लाइज एक्स वाई इज इक्वल टू पाई। अब यहाँ से एक्स और वाई का जो है रिलेशन आपके पास आ चुका है। ये सॉल्यूशन आपका पॉसिबल हो सकता है कि एक्स प्लस वाई जो है वो पाई के इक्वल है, यानी कि आमने सामने वाले एंगल का सम पाई है। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बनता है और उसके आमने सामने वाले एंगल का सम जो है वो पाई होता है, तो वो जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो इनस्क्राइब्ड इन ए सर्किल होता है, यानी कि चारों वर्टिसेस जो है उसके सर्किल पर स्थित होने चाहिए, चारों वर्टिसेस सर्किल पर स्थित होने चाहिए। अब ये हमारी कंडीशन आ जाती है, बस अब ये देखना है कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। अब ऐसे देख लेते हैं बाई इक्वेशन 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से अगर डेल ए अपॉन डेल एक्स देखते हैं आप, अब तो 2 ही वेरिएबल है, तीसरे वेरिएबल का तो रोल खत्म हो गया। डेल ए अपॉन डेल एक्स देखते हैं तो ये हो जाता है 1/2 अल्फा बीटा कॉस एक्स हो जाएगा, और डेल ए अपॉन डेल वाई अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 गामा डेल्टा कॉस वाई। अब आर की वैल्यू अगर आप देखते हैं तो डेल टू ए अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाता है माइनस का 1/2 अल्फा बीटा साइन एक्स। एस की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो डेल टू ए अपॉन डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और टी की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो डेल टू ए अपॉन डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 1/2 गामा डेल्टा, और कॉस वाई का हो जाएगा साइन वाई। यहाँ देखिएगा आज एस भी निकाल दिया है मैंने, टी भी निकाल दिया है। चूँकि ये जो क्वेश्चन है इसे 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, तो अब यहाँ से अगर मैं आर टी माइनस एस स्क्वायर करता हूँ तो आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा हो जाएगा और साइन एक्स साइन वाई हो जाएगा। अब एक्स प्लस वाई का जो सम है वो पाई है, तो दोनों जो है फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट जो भी एंगल लिए जाएंगे वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लिए जाएंगे, और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। तो यहाँ भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा और कॉमा आर लेस देन 0 हो जाएगा, विच इज कंडीशन ऑफ मैक्सिमम। ये हमारी मैक्सिमा की कंडीशन आ चुकी है। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, so area of quadrilateral is maximum when x plus y is equal to pi. It means that quadrilateral
is inscribed in a सर्किल। इसका मतलब है कि बड़े से बड़े क्वाड्रिलेटरल का एरिया अगर आपको बड़े से बड़ा क्वाड्रिलेटरल अगर आपको बनाना है तो वो जो है एक सर्किल के अंदर बनना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 11 जो है हो चुका है। एग्जाम्पल नंबर 11 जो है आपको दिया जा चुका है। एग्जाम्पल नंबर 12 है। एग्जाम्पल नंबर 12 भी जो है आप इसी तरीके से करेंगे, उसमें भी एक फंक्शन है और एक कंडीशन है। एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 13 भी जो है बिल्कुल इसी तरह से है। एग्जाम्पल नंबर 13 भी जो है बिल्कुल इसी तरह से है। और एग्जाम्पल नंबर 14 आपको पहले ही हो चुका है। एग्जाम्पल नंबर 15 नहीं करेंगे। डू नॉट डू इट। 15 नहीं करेंगे। 16 आप कर सकते हैं, आसान है। 16 होमवर्क में जाएगा। 17 जो है आपको 17 जो एग्जाम्पल है वो बुक के मेथड से नहीं करेंगे, आप ऐसे करेंगे। जो एग्जाम्पल नंबर 17 है, एग्जाम्पल नंबर 17 के लिए मैं लिखूंगा डू एग्जाम्पल 9, यानी कि आपको एग्जाम्पल नंबर 17 नहीं करना है, बुक वाली विधि से तो बिल्कुल नहीं करना है, आपको एग्जाम्पल नंबर 9 करना है। इसमें एग्जाम्पल नंबर 17 में कह रहा है प्रूव दैट द रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी स्क्राइब्ड इन ए स्फीयर इज ए क्यूब। जो अभी एग्जाम्पल नंबर 9 था पीछे, उस एग्जाम्पल नंबर 9 में जो हमारा पैरेललोपाइप्ड बनाया गया था वो पैरेललोपाइप्ड इलिप्सॉइड के अंदर बनाया गया था। लेकिन अब जो है वो एक बनाना है, पैरेललोपाइप्ड बनाना है जिसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा, कैन बी स्क्राइब्ड इन ए स्फीयर। अब वो स्फीयर के अंदर बनाना है तो ए बी सी जो है वो तीनों बराबर हो जाएंगे। तो यानी कि एग्जाम्पल नंबर 9, तो यानी कि जो वॉल्यूम हो जाएगा v = 8xyz हो जाएगा और कंडीशन हो जाएगी x² + y² + z² = a²। एग्जाम्पल नंबर 9 में कंडीशन थी x² / a² + y² / b² + z² / c² = 1 था, चूंकि वहाँ पर इलिप्सॉइड था, लेकिन यहाँ पर स्फीयर है तो कंडीशन बन जाएगी x² + y² + z² = a²। तो यहाँ पर बुक से हेल्प लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने अलग मेथड से कर रखा है। आप एग्जाम्पल नंबर 9 को ही रिपीट कर दीजिएगा, बस b और c जहाँ रखे हुए हैं उसे उठा करके a डाल दीजिएगा, यानी कि चाहे तो आप एग्जाम्पल नंबर जो 17 है वो छोड़ सकते हैं। अब इस तरह से ही हमारे एग्जाम्पल जो है वो पूरे हो जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज 10B के क्वेश्चन करेंगे, और जब 10B के क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे, है ना, तो अब हम फिर चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा।